था दोस्तों आपको, और वो क्या था? वो था कार्य। यही बात थी, कार्य, और इसी को मैंने कहा था, इसी को बोलते हैं वर्क। चलो, सब कुछ बता दिया मैंने आपको कल, कार्य क्या है, कुछ बातें बता दी आपको कार्य के बारे में, काम की बात। अब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये तरीका तो आप पहले कार्य को इस तरीके से पढ़ते थे, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते थे, डायरेक्ट आप आंसर देते थे। आजकल क्या कर देता है, वो कोई सवाल बना के आपको एग्जाम में दे देता है, ठीक है। सवाल बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो वो कुली वाला है कि अगर ये कोई कुली है, चलो ये कुली है, इसने अपने सिर पर बक्सा रख रखा है। अरे क्या रख रखा है? बक्सा। और ये बक्सा रख के ये समझ लो एक तरह से 10 मीटर की दूरी तय करता है। कितने मीटर की? 10 मीटर की। और दूरी तय करके वो कुली यहां आ जाता है, आ गया इस बक्से को रखे। तो इस कुली के द्वारा बक्से के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा? आंसर दो चलो। कुली के द्वारा बक्से के विरुद्ध कार्य किया गया कार्य कितना होगा? चलो एक फालतू चीजों को बंद कर दो, अब अपनी बात पे आ जाओ। हाँ जल्दी बोलो। 0। अरे रट रट के तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल रट रटा के, ठीक है ना। तो बात समझ में आई क्या? ये बक्सा यहां भी कुली के सिर पर था और यहां भी कुली के सिर पर था। कहने का मतलब एक पॉइंट तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि W बराबर होता है F.S। मैंने कहा कार्य तभी माना जाएगा जब किसी चीज पर बल लगे और वो चीज विस्थापित हो। जरूर थोड़ी कुली पूछे वो आपसे ये कहे कि एक व्यक्ति किसी दीवार पर 100 न्यूटन का बल लगाता है और अगर वो दीवार विस्थापित नहीं होती तो बताओ किया गया कार्य कितना होगा? तो आप बोलोगे क्या होगा? 0। और सुन लो एक और तरीका, अगर मैं ये कहूं, अब सवाल है, ये कोई रखने वाली जरूरत नहीं है, ये कोई व्रत है, ठीक है। एक व्यक्ति इस व्रत का पूरा चक्कर लगा के अपनी जगह पर दोबारा आ जाता है। बताओ इस स्थिति में किया गया कार्य, व्रत का बहुत पूछता है, किया गया कार्य क्या होगा? 0, क्योंकि विस्थापन क्या होगा? 0, क्योंकि यही प्रारंभिक बिंदु था, ये अंतिम बिंदु है। तो ये बात आपको क्लियर बात समझ में आ रही होगी कि अगर विस्थापन 0 होता है तो उस स्थिति में कार्य भी क्या होता है? 0। कल ही मैंने आपसे एक बात कह दी थी कि अगर बल और विस्थापन, ये हो गया बल और ये हो गया विस्थापन, दोनों स्थिति में हो तो मैंने कहा था ये कार्य कैसा होता है? तो आप कहोगे सर ये धनात्मक होता है। क्लियर? मैंने कहा था किसी गाड़ी को आप खींचते हो कि दोनों की दिशा एक है तो एक ही है, तो थीटा का मान क्या होगा? 0, क्योंकि कल मैंने कहा था आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि W बराबर FS cos थीटा होता है। अगर कभी बात आए कि जब थीटा की जरूरत हो तो यहां भी थीटा की जरूरत है, क्योंकि दोनों एक दिशा में थीटा का मान 0 है, तो कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। अरे क्या होगा? धनात्मक। क्लियर? और मैंने कहा अगर बल, ये तो बल लग रहा है इधर की दिशा में और ये हो रही है चीज विस्थापन इधर की दिशा में, ऐसी स्थिति में हो तो मैंने कहा था कि कार्य क्या होगा? तो आप बोलोगे मेरे दोस्त ऋणात्मक होगा। कल मैंने समझ दिया, मैंने कहा तुम तो एक बात हमेशा याद रख लेना कि घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्लियर? अगली बात मैंने कहा था अगर किसी चीज पर बल नीचे लग रहा है, विस्थापन इधर हो रही है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का ये विस्थापन हो रही है, ये बल लग रहा है, ऐसी स्थिति हो तो याद रख लेना कार्य क्या होगा? यहां भी 0 होगा। तो 0 होने की दो शर्तें, एक चीज का विस्थापन होना जरूरी है, अगर विस्थापन नहीं हुआ तो भी 0 है, और अगर चीज लंबवत हुई तो 0 है। देखो अब मैं आपको तीनों बातें लिख दिया, मैं कुछ सवाल बताता हूं। एग्जाम में पूछे, देखो सवाल सुनो, आपसे ये कहे, मैं ये कह रहा हूं ये कोई सतह है पृथ्वी की और इस पर ये कोई वस्तु रखी है, क्या रखी है? वस्तु। मैं इस वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाता हूं। कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का क्या लगा दिया? बल। और यह वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है। कितने मीटर? 10 मीटर। तो इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना है? आंसर दो मुझे, जल्दी दो, सवाल करके बताओ जल्दी मुझे। मैंने कहा यह कोई वस्तु है, इस पर मैं 50 न्यूटन का बल लगाता हूं, यह 10 मीटर विस्थापित होती है, तो इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा? अरे तुमको पहले से वो कह चुका है, अब वो उसने तो कभी दिया, मैं तुम क्यों पागल हो? उसने पहले कह दिया भाई कविता लड़की नहीं है लड़का है, क्यों पागल हो? तो उसने तो अपना नाम लिख के वो लिख, अरे वाह मेरे रोहित, सब बताओ चलो आंसर। बेरोजगार प्राणी 500, अजय राज नागर भी 500, दीपक 500, योगिता भी 500, गगन भी 500। अब ये कविता भाई इसको बंद कर दे, अब तो तू जक ले ले जक। चलो माहीपल और अविनाश 0, राहुल 250, दिनेश, अब कुछ लोग आए, हाँ ठीक है। अब देखो इधर क्या बोला, मैंने आपसे यही बोला, तुम क्या करते हो? सवाल को नहीं सुनते हो। मैंने क्या बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। मैंने ये नहीं किया कि इस पर किसके गुरुत्वाकर्षण बल, इस पिंड पर मुझे बताओ गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है? नीचे क्यों लग रहा है? जो इसका भार है ना उसके बराबर बल नीचे की साइड लग रहा है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल। अगर मुझसे पूछा जाए, मैंने ये नहीं कहा कि जब मैं इस पिंड को 50 न्यूटन का बल लगाता हूं 10 मीटर विस्थापित होती है, इस पिंड पर किया गया कार्य, तब तो आप क्या करते कि W बराबर F.S, W बराबर 50 इंटू क्या कर देते 10, आपका आंसर आ जाता 500 न्यूटन, सॉरी 500 जूल आ जाता। लेकिन मैंने क्या बोला सवाल को, इस पिंड पर किया गया, इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य पूछा गया था इस पिंड पर। तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल तो इधर नीचे लग रहा है, पिंड यहां विस्थापित होता है, ये बंदा है 90 डिग्री का, तो कार्य क्या होगा? 0। चलो देख लो। अरे भाई बात समझ में आई? चलो बात समझ में आ गई क्या?
चलो क्लियर है ना। अब गलती तो नहीं करोगे, अरे ऐसे तो कर ही दोगे तुम कार्य निकालने वाले। ये ध्यान रखो कैसी कैसी स्थिति में। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखो कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य भी क्या हो सकता है, क्या होगा, जीरो। तब गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है, नीचे, और कोई चीज विस्थापित हो अगर क्षैतिज तल में, ये दिमाग रख लो, अगर कोई क्षैतिज तल में विस्थापित हो और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य पूछे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और मैंने कहा कार्य क्या होगा, जीरो होगा। अरे क्या होगा, जीरो। क्लियर। एक सवाल बताता हूं, चलो सवाल बनाता हूं, देखो बन जाता है कोई ढंग का सवाल तो देख लेता हूं। एक कार सड़क पर चलती हुई अचानक ब्रेक लगाती है। अब ये मतलब ना कोई दिमाग, कार ब्रेक कैसे लगाएगा, ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, मेरी फीलिंग समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो एक कार सड़क पर चलती हुई अचानक ब्रेक लगाती है तो वह 10 मीटर की दूरी पर जाकर रुकती है। जाकर क्या होती है, रुकती है। उस पर सड़क द्वारा लगाया गया बल 200 न्यूटन है। 200 न्यूटन है। तो अब इससे दो तरह के सवाल पूछ सकता है आपसे, कितने तरह के, दो। अब एग्जाम में कोई एक तरह का सवाल आएगा, मैंने एक सवाल लिख दिया, इससे दो तरह के सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल पूछ रहा हूं मैं तुमसे कि सड़क द्वारा कार पर किया गया कार्य बताओ। सड़क द्वारा कार पर किया गया कार्य कितना होगा। अरे ये कविता, पहले बात समझ लो कौन है जो है, ये चीजों को बंद कर दो है ना, ये फालतू चीजों को यार दूर, आप यहाँ वो टाइम नहीं है यहाँ पर है ना, और थोड़ा सा अपने आप को देखा करो, क्या काम कर रहे हो बिना फालतू। अब तो बिल्कुल ही वो हो गए, इसी पे क्या मतलब है आपको और किसी को गलत नहीं करना, उसको जो करना करने दो, आप आंसर दो जल्दी से, ठीक है। और भी तो है क्लास में, देखो वो आंसर दे रहे हैं, आप फालतू चीजों में क्यों लगे हुए हो, किसी को ज्ञान देने जरूरत नहीं, आप अपना काम करते रहो, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई क्या, देखो काफी लोगों के सही आंसर है, उनको देखा करो जिन लोगों के सही आंसर है, क्या इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, ये सोचा करो थोड़ा सा। आप जब तक दूसरों के बारे में सोचोगे नहीं ना, ये जिंदगी में हमेशा देखो अपनी कमियां को ढूंढो करो, मैंने फिर बोला है, देखा करो क्लास में यार कुछ लोग सही आंसर देते हैं, सोचो वो भी तो पढ़ रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं सही, और हमारा क्यों नहीं लग रहा है। देखो क्या पूछा है, सड़क द्वारा कार पर, आपको पता है सड़क द्वारा कार पर कौन सा लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, तो बल इधर लग रहा है। इस स्थिति में क्या है, सड़क ने, ये सड़क थी और ये कार थी, ये यहां जाकर कार रुक गई एक तरह से, कितनी दूरी तक करके 10 मीटर, तो रुकी क्यों, इस कार पर पीछे क्यों, कौन सा बल लग रहा था, घर्षण बल। तो इस स्थिति में क्या करोगे, आप कहोगे सर W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, ये तो फॉर्मूला था, लेकिन W बराबर एफ कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 200 दे रखा है, एस कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 10 दे रखा है, कॉस थीटा दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब कॉस कितना आया, 180 डिग्री आया। आपको पता है कॉस 180 का मान क्या होता है, -1, मतलब आपका जो सवाल आएगा उसका आंसर माइनस में होगा, और आपको पता है -2000 जूल होगा। और तुम वैसे भी सोच लो, अगर घर्षण बल लग रहा है तो यहां तो एक तरह से रोका जा रहा है कार को, तो कार्य ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक ही होगा। अरे कोई दिक्कत है क्या। दूसरा सवाल सेम है, ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, अब मैं दूसरा लिखा हूं इसी सवाल का, साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य। ये अभी आप बहुत बार लाइनों को ढंग से पढ़ते नहीं हो, आपको अभी बहुत आपने सोचा होगा, आप पहले भी गलती कर चुके हो है ना, तो इसलिए दोबारा बताओ अब क्या आंसर आएगा जल्दी, तो मुझे इसी का सवाल यही है, ऊपर का यहां तक सेम है सवाल, पहला पूछ लिया, दूसरा पूछा है मैंने कि साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, बताओ जल्दी। इंद्रपाल सिंह 2000, चलो और बताओ। संदीप 0, केदार सैनी 0, अविनाश धर्मराज 2000, केदार बेरोजगार प्राणी 0, योगिता 0, दीपक 0, मनीष बेसवाल 0, योगेंद्र मीना 0, गगन मीना 0, सोनू मीना प्लस 2000, राजकुमार 2000 और 0। तो दो तरह के आंसर आ गए, 0 और 2000, इसका मतलब एक ही आएगा, दो तरह के तो नहीं आएंगे। अब देखो आप क्या कर रहे हो दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूं, अब अभी भी कुछ लोगों ने अपने हिसाब से दिमाग लगा लिया, दो सवाल थे इसलिए उनको पता चल गया इसका आंसर ये जाएगा, है ना। तो कभी कभी ये देखा करो कि आप चीज को कितना सही तरीके से पढ़ रहे हो। अभी लोगों के कार्य वाले दिमाग में ये तो है कि 0 आएगा, लेकिन अभी भी उनको ये पता नहीं क्या किस तरीके से आता है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन को पढ़ते हो डायरेक्ट आंसर। देखो साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, अरे साइकिल ने सड़क पर, ये देखो यहां सड़क द्वारा कार पर किया गया कार्य, सड़क ने क्या किया, कार विस्थापित हो गई, क्लियर। और विस्थापित कब हुई, जब घर्षण बल से उस सड़क ने उसको रोका, क्लियर। और कार विस्थापित रोकने के बाद भी 10 मीटर विस्थापित होगी, इसलिए माइनस में कार्य था। अब देखो अब ये कह रहा है साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, अरे साइकिल ने सड़क कार्य किया, सड़क अपनी जगह से विस्थापित होगी कि साइकिल के द्वारा,
जब सड़क ने रोका साइकिल को, अगर साइकिल अपनी जगह रुक जाती सड़क के रोकने से तो कार्य जीरो हो जाता, लेकिन वो तो विस्थापित हो गई तो वहां तो माइनस में हो गया। लेकिन यहां तो साइकिल द्वारा सड़क पर पूछा गया, अगर साइकिल ने सड़क पर, मैं दीवार पर कार्य कर रहा हूं, दीवार विस्थापित हो रही है क्या? नहीं ना। तो ऐसे ही साइकिल सड़क पर कार्य करी, सड़क अपनी जगह से हटेगी क्या? विस्थापित होगी। तो किया गया कार्य क्या होगा मेरे दोस्त? जीरो। अब क्या काम करना है आपको? इस सवाल को देख लिया, देखने के बाद सोचो क्या पूछता है, कैसे पूछता है, इस तरीके का कोई सवाल। अच्छा साइकिल लिख दिया तो कार, अरे लो मेरे दोस्त, फीलिंग समझ लेते, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कार द्वारा लो, मैंने सोचा था मैंने साइकिल लिख रखी थी, लो क्लियर। तो कार ने सड़क को विस्थापित किया, चाहे साइकिल हो, चाहे कार हो, ट्रक हो, कोई भी ले जाओ, सड़क अपनी जगह से विस्थापित होगी क्या? नहीं ना। तो बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो तो ये मैंने आप एक कार्य का इस तरीके का सवाल बताया, दो तरह के आपको सवाल बताए। एक मैंने आपको कहा जीरो वाले सवाल याद रखो, अगर आपसे पूछ लिए जाए तो आप किसी भी सूरत में गलती नहीं करो, ये बात हमेशा याद रख लो। आपको एग्जाम में कोई ना कोई इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। एक मुझे एक और सवाल बता दो, पूछ लूं क्या? चलो इधर ही बताऊंगा, क्यों जगह खराब कर दूं। हाँ लिखो एक सवाल, एक इस तरीके के सवाल आते हैं आजकल एग्जाम में, जिसे क्या करते हो तुम दोस्तों, तुम इस स्थिति में ये काम करते लग जाते हो कि तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना बंद कर दो। तुमने सोचा अरे कार्य ऐसे कैसे निकले? जैसे मैं कहूं एक वस्तु को पहले लिखो, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। चलो इस वस्तु को पृथ्वी की सतह से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में 2 मीटर तक की ऊंचाई तक, अरे यार इतना लिखने की जरूरत है, 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य बताओ कितना होगा? सोचो इस बात को। देखो ये सवाल आता है, तुम एग्जाम में क्या करते हो, तुम ये 5 किलोग्राम, ये पृथ्वी 2 मीटर की ऊंचाई, कार्य के फॉर्मूले में तो ये कोई सिस्टम ही नहीं था, ये क्या हो गया? इसको सोचो। अब सुन लो मेरी बात, ये समझ लो ये कोई पृथ्वी है, समझ ली, इस पर ये कोई वस्तु रखी है, ये लो, इसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, क्लियर। वो कह रहा है कि इस वस्तु को मैं ये उठा दिया कितनी ऊंची तक? 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा दिया, इस जगह पर पहुंचा दिया, तो 5 किलोग्राम की वस्तु को। तो अब बताओ कार्य कितना होगा? कार्य बताना है आपको, कितना कार्य होगा। अब देखो इधर देखो कैसे आता है, आप सबको पता है कि कार्य W बराबर होता है F.S, अरे क्लियर। लेकिन यहां भी बात समझो, आप कहोगे सर बल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर रखी है, अरे क्या रखी है पृथ्वी पर, तो आपको पता है उसके नीचे की ओर क्या लगना है, कौन सा? नीचे की ओर एक उसके भार के बराबर बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? mg होता है। अरे क्या होता है? mg। अब इस वस्तु पर जब पृथ्वी पर रखी है तो इसका भार कितना इस समय? mg है। तो अब इसको, और आपको पता है भार एक प्रकार का बल है, अरे क्या है बल, तो इसका मतलब 5 किलोग्राम आप mg भार को ऊपर की ओर उठा रहे हो, कितने भार को mg। तो यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों कि f की जगह ये क्या लग जाता है, इस जगह पर mg लग जाता है, और s तो था, s किसको कर रहा है? विस्थापन। तो विस्थापन देखो यहां से यहां तक हुआ क्या? कितना? 2 मीटर विस्थापन हुआ, तो s लिख दो, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो W बराबर mgh, s की जगह, क्योंकि हाइट थी ना, तो हाइट यहां पर क्या काम कर रहा है? विस्थापन, W बराबर mgh। अब तुम सुनो, तुमको ये नहीं करना है, अब तुम क्या करोगे? तुम तो एक बात दिमाग में बैठा लो मेरे दोस्त, कि जब कभी भी कोई वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाया जाए और आपसे किया गया कार्य पूछे, अंतर है दोस्तों। मेरी बात को फिर सुनना, अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य पूछता, तब ये mgh माइनस में आता। आपको मैंने पहले बताया वहां पर माइनस आ जाता है जी का मान। लेकिन अभी क्या हुआ है? आप कहोगे सर ये प्लस में क्यों आया? अभी भी आप पढ़ चुके होंगे सवाल में, अगर गलत करोगे देखो सुनो, आपने क्या किया? वस्तु को उठाया है, ठीक है, खुद आपने वस्तु को उठाया, वस्तु किधर गई? ऊपर, मतलब आपने बल भी किधर लगाया? ऊपर, क्लियर। अब विस्थापन भी ऊपर हुआ, मतलब h या हाइट ऊंचाई s ये भी किधर गई? ऊपर। दोनों की दिशा एक है और दोनों की cos थीटा का मान क्या आएगा? 0। इसलिए मान क्या आया मेरे दोस्त? प्लस में आया। लेकिन इसी सवाल को मैं ये कहता, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, अभी तो इसी बल के विरुद्ध कार्य अभी तो कर रहे हैं, इस बल के वस्तु पर किया गया कार्य, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पूछते तब ये माइनस mgh आता, क्लियर। क्योंकि नीचे लग रहा है बल, किधर लग रहा है? नीचे। विस्थापन किधर हो रहा है? ऊपर, तो आपको पता है अपने आप माइनस में आएगा। अब देख लो, W बराबर m कितना दे रखा है? 5, g कितना दे रखा है? 10, हाइट आप कहोगे 2 मीटर की, अरे ऊंचाई यहां पर क्या है? विस्थापन का काम कर रही है, कितनी गया? 2। बताओ कितना आएगा? 1000 जूल कार्य है। देखो कितने लोगों का सही है, पहले तो ये देख लो। हाँ बताओ भैया। अच्छा सॉरी, हाँ 5 दूनी 10, चलो मैंने भी देख लिया, मैंने सोचा ये 100, चलो क्लियर है मेरी बात समझ में आ गई? 100 जूल।
सबका सही है। अब देख लो आप, 100 जूल किया गया कार्य, कुछ लोग न्यूटन लिख रहे हैं, न्यूटन नहीं होता है। बात को समझ लो समझ लो समझ लो, ठीक है। तो कुछ समझ में आया, कुछ नया तरीके का सवाल था एग्जाम के लिए। जब नया तरीके का है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, अपने लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर, बात सुन लो। चलो एक सवाल, कोई नहीं कहने वाला, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, मैं उन टॉपिकों पर जोर दे रहा हूं दोस्तों जिन पर एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, लोगों से आगे बढ़ोगे। रटने वाले तुम रटते रहना, तुम्हारा काम है उनको कोई अभिकेंद्री बल का उदाहरण याद करके चले जाना, प्रश्न तनाव के उदाहरण याद करके चला जाना। इन पर वैसे एग्जाम में आजकल कम पूछे जाएंगे, कोई चांसेस नहीं है। जो एनसीईआरटी में वो आजकल नहीं बता रखा जाता उनके बारे में, उनको पढ़ते रहना। जिन पर तुम समझ नहीं पाते हो ना, जहां दिमाग लगा, जहां से सवाल बन सकते हैं, उनकी मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद फिर अगला टॉपिक लूंगा ऊष्मा, वो भी एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको टाइम ही इसलिए ले रहा हूं जिससे तुम्हारा काम बन सके, वरना 2 मिनट में एक उदाहरण बताया, चलो तुम्हारा काम हो गया, फिर दूसरे पे आ जाओ। पर मुझे पता है तुम गलती करोगे, और जब मैं पढ़ाऊं उसके बाद भी तुम्हें फायदा नहीं हो, आपको कोई उदाहरण आ जाएंगे, आप वैसे ही कर दोगे दोस्तों। बात यह है कि लोगों से कैसे आगे निकलोगे। सवाल देखो, चलो सवाल का मैं शॉर्ट में लिखूं। ये कोई पृथ्वी की सतह है, इस पर ये कोई बॉक्स रखा है, ठीक है। इस बॉक्स को, ये बॉक्स ए स्थान पर रखा है, मैं ए स्थान से इस बॉक्स को बी स्थान पर ले जाता हूं, ठीक है। इसका मतलब इसने कितना 10 मीटर की दूरी तय की क्षैतिज तल में। तो इस बॉक्स पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, आंसर दो। इस बॉक्स पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य समझ में आया कि नहीं आया, मुझे पता चल जाएगा। किया गया कार्य, चलो बताओ कितने लोग सही बताते हैं। समझ में आ रहा है किसी को? अब तो कोई चूचाट भी तो नहीं है। चलो देख लो आप। अब पूछा है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, मैंने तो आपको बता दिया कि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है और चीज इधर, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कितना 90 डिग्री एंगल बन गया, तो कार्य क्या होगा, 0। चलो ये सवाल भी लिख के छोड़ दिया। तो अब मुझे बताओ, आपसे कोई कार्य वाला सवाल पूछा जाएगा तो अब गलती करने वाले तो नहीं हो, चलो नहीं होने चाहिए। अब इसके बाद भी गलती करो तो अपने हिसाब से सोच लेना। बस दिक्कत इसी में आती है दोस्तों, ये वाला एक पैटर्न ये याद रख लेना, ठीक है ना। किया गया कार्य पूछे, तुम तो याद रखना, जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर दे, द्रव्यमान दे, कार्य पूछे, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर देख लेना क्या स्थिति चल रही है, ठीक है ना। अगर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पूछ रहा है कार्य, तो देखो, लेकिन कोई वस्तु नीचे गिर रही हो, मुक्त रूप से नीचे गिर रही हो, बात को सुन लो, नीचे गिर रही हो और तुमसे पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, वही mgh होगा, लेकिन प्लस में के माइनस प्लस, वस्तु भी नीचे, बल भी नीचे, प्लस होगा। सोचो सोचो सोचो, जितना दिमाग लगाओगे उतना काम चलेगा। अब आप पे डिपेंड कर रहा है कितना दिमाग लगाते हो। तो अगली बात सुनो, एक कार्य होता है और इसके बाद ये भी रेलवे का बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा दोस्तों, और आप सब पढ़ते भी हो और आपको पता भी है, ये जहां से सवाल बनते हैं। तुम फालतू चीजों के अंदर, फालतू तो वैसे कुछ भी नहीं होता, पढ़ोगे जितना वो अच्छा रहेगा, कभी भी एग्जाम में कहीं से भी आ जाए, लेकिन आप उन चीजों पर कम जोर देते हो जहां दिमाग लगता है, तुम उन चीजों पर ज्यादा जोर देते हो जिन पर दिमाग नहीं रटा जाता है, तो उनको तो आप पढ़ सकते हो दोस्तों जहां गलती होती है। अब ऐसे सवाल आप कितने भी करना, आज के बाद भी तुमने कई गलती की और आपने देखा होगा मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछे तो जो लोग जानते थे ना अच्छी तरह, उन पर भी गलती हो गई। गलती होनी बड़ी बात नहीं, ये बात नहीं है कि आप कोई भगवान नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मुझ पर भी गलती हो जाए, लेकिन बात यह है कि जानते हुए भी गलती हो जाए, इसका मतलब उस चीज को और डीपली सोचो, इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हम गलती कर देते हैं। क्या है ऊर्जा, क्या बोलोगे? सबको पता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को आप कहोगे क्या कहते हैं सर, तो मैं कहूंगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अरे इसका मतलब क्या है, अगर मेरी बात समझोगे तो बात यह है कि आप किसी वस्तु पर कार्य ज्यादा कर रहे हो तो सही बात है कि आप में ऊर्जा भी ज्यादा है, और अगर कार्य कर रहे हो तो ऊर्जा भी कम है, ठीक है। तो ये बात समझने वाली है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगर ऊर्जा की बात करूं तो वही सेम बात है, कार्य ऊर्जा दोनों का ही मात्रक पूछे तो आप बोलोगे जूल, तो ये बात सिंपल टू में ऐसे याद रख लेना। और ऊर्जा भी पूछा जाए कैसी राशि है तो याद रख लेना, राशि जब कार्य अदिश है तो ऊर्जा भी कैसी राशि होगी, अदिश होगी, स्केलर ही होगी, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, ऊर्जा की बात करूं तो ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जिनमें मेनली आप 2-3 ऊर्जाओं के बारे में बात करते हैं, और आपको कोई सी ऊर्जा की बात नहीं करनी। एक ऊर्जा पहले पढ़ चुके हो, आप कहोगे कौन सी, विद्युत ऊर्जा, E बराबर P इंटू टी, पूरा डिटेल से बात करके नहीं पढ़ना। तो यहां 2 ऊर्जाओं के बारे में बात करती है, और सबसे पहले ऊर्जा आती है, जो कौन सी ऊर्जा आती है, जो ध्यान रखोगे वो आती है गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अगर इसकी बात करूं इसको क्या कहते हैं तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी, बहुत पूछेगा एग्जाम के अंदर इसको, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है मेरे दोस्त। क्या होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं मेरे दोस्त, तो आप ये कहोगे किसी भी वस्तु की गति के कारण, नाम ही गतिज है, किसी भी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। क्या बोला मैंने, किसी भी वस्तु की गति के कारण, किसी भी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है
कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? अब आप क्या करोगे, रटोगे नहीं, आप तो एक बात याद रखोगे, आपको अगर कोई वस्तु गति करते हुए दिख जाए तो समझ लेना उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, आप कहोगे सर गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं, तो दोस्तों आप लिखोगे गतिज ऊर्जा को लिखते हैं k.E, मतलब समझ गए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/2 mv² होता है। 1/2 क्या होता है, mv²। ये लो इसका फॉर्मूला, मतलब गतिज ऊर्जा क्या है, m क्या है यहां पर, आप कहोगे m द्रव्यमान या मास है। क्लियर? v क्या है, तो v बोलोगे आप सर वेलोसिटी या क्या है, वेग। तो कहने का मतलब गतिज ऊर्जा किस किस पर निर्भर करेगी, आप कहोगे मेरे सर कि द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगी और वेग पर भी निर्भर करेगी। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात को सुनो, इसका मतलब अगर आपको किसी वस्तु का द्रव्यमान दे दिया जाए, वेग दे दिया जाए, कि गतिज ऊर्जा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अरे सही बात है क्या, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दे दिया जाए और आपको वेग दे दिया जाए, गतिज ऊर्जा निकाल दोगे, निकाल दोगे, क्योंकि लिखोगे आप हाफ mv²। क्लियर? और बताऊं तो गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला ये भी होता है दोस्तों, याद रखना, एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है आजकल, क्योंकि ये सबको याद रहता है, गतिज ऊर्जा k.E बराबर p²/2mv होता है। p² क्या होता है, 2m। ये भी याद रखना है, ये गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध है। गतिज ऊर्जा का संबंध किसका है, संवेग। या मैं ये भी कह सकता हूं p बराबर, अब देखो ये ध्यान रखो, इन तीन में से कोई दो चीज दे रखी हो तो एक चीज निकाल सकते हो। आप कहोगे सर आया कहां से, आया तो इसी से था। देखो हमेशा कोई कितने भी फॉर्मूले बनेंगे तो मेल फॉर्मूले से। देखो जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं हुआ इसमें, ये हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि गतिज ऊर्जा k.E बराबर होता है 1/2 mv²। क्लियर? k.E बराबर 1/2 mv² तो था, इंटू मैंने कहा ऐसा कर लेता हूं कि मैं इसमें ऊपर और नीचे m गुना कर दूं, कोई दिक्कत है क्या? अरे आपको पता है किसी भी संख्या के नीचे जितनी संख्या ऊपर गुना करो उतनी नीचे कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होती, बात बराबर ही होती, मैंने ऐसे कर दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, k.E बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं m और m, मतलब m²/b²/m लिख सकता हूं, लिख सकते हो आप क्या। और आपको पता है कि संवेग p बराबर mv होता है, बताया था क्या, बताया था, ये m² b² है, इसका मतलब k.E बराबर क्या हो गया, p²/2m। समझ में आ गया? ऐसे फॉर्मूला है। तो मगर आपको दोस्त, आपको फॉर्मूला नहीं निकालना है, आपको ये एनर्जी वेस्ट नहीं करनी अपनी, तो एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा, कॉम्पिटिशन लाइन के एग्जाम में ये बात समझो। इसका मतलब दो फॉर्मूले याद रख लो आपको गतिज ऊर्जा के। पहला, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², अगर द्रव्यमान दे दे, वेग दे दे तो आप गतिज ऊर्जा इससे निकाल दो, और कोई संवेग से संबंध पूछे तो ये। अब देखो ऐसे गलतियां मत करो, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे कि p² बराबर 2mk.E। क्लियर? p बराबर √2mk भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना, बात तो एक ही है ना। इस तरीके से अगर द्रव्यमान दे दो, गतिज ऊर्जा दे दे तो भी संवेग, ऐसे मत करना। होता है दोस्तों, वो एग्जामिनर तुमसे ज्यादा समझदार है और उसको पता है कि तुम छोटी छोटी गलतियों कर देते हो। कभी कभी तुमको देता है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान इतना है, गतिज ऊर्जा इतनी, बताओ संवेग, तुम कहते हो यार संवेग तो गुरुजी ने बताया था p बराबर mv, ये तो ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा। सोचो सोचो सोचो, इन दोनों में संबंध क्या है, बस यही दिक्कत है दोस्तों। अरे अब वर्षा शाम को, अब की चिंता नहीं, शाम को वर्षा सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। अभी आपने केमिस्ट्री में भी देखो, आप अभी आप देखते चलो यार, तुमको अभी भी अगर मैं इतने दिन पढ़ा के भी तुमको विश्वास नहीं होगा, सर कुछ काम की चीजें ऐसी, अम्ल वर्षा को छोड़ूंगा थोड़ी, चिंता मतलब सबको बताऊंगा, बस आप इधर देख लो आप, ठीक है। तभी फिजिक्स की वर्षा कर लेते हैं, फिर शाम को अम्ल वर्षा भी कर देंगे केमिस्ट्री में, तो बात कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये दो बात याद रखिए। अब दो तरह के मैं सिंपल सवाल बताता हूं, ये तो गलती नहीं करोगे। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कोई सी भी ऊर्जा हो मात्रक जूल होगा। क्लियर? अरे सही बात है क्या, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात। चलो अगर मुझे पूछा जाए आपसे, मुझे एक बात बता दो, मेरी यार इच्छा हो रही है तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलो पूछ ही लेता हूं यार, क्यों मैं मन में रख के जाता हूं उसको। तुम मुझे बताओ ऊर्जा का सबसे छोटा व्यवहारिक मात्रक कौन सा होता है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलो आंसर दो। ऊर्जा का सबसे छोटा 21 तक हो जाएगा गुरु, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों टेंशन कर रहे हो भाई। संदीप मीना जी कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। 21 तारीख को क्या बार है, 19 20 हाँ संडे है मेरे हिसाब से, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अरे 30 को क्यों टेंशन करते हो, 5 दिन मिल जाएंगे, आप करते रहना तैयारी, 5-7 दिन मिल जाएंगे, पढ़ते रहना, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक बताओ मुझे। चलो एक लाइन में घूम गए तुम, ठीक है। तुमसे ऊष्मा का नहीं पूछा था मैंने ना, और ऊष्मा का भी अभी आपको ये भी नहीं पता होगा। याद रखना एक मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी सुना हो, ये सबसे छोटा होता है व्यवहारिक मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। या तो ऐसे रखने का इलेक्ट्रॉन का आवेश था, लेकिन आवेश नहीं है, जूल है, ये कार्य ही है, देख लो। तो सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऊर्जा का अगर तुमसे कोई पूछे सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक बताओ, चलो बताओ बताओ, तुम बहुत पढ़ते हो ना, बताओ बताओ, चलो सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक। अभी भी गलती करोगे, देखते हैं, चलो। इंद्रपाल सिंह पावर, ठीक है। रोहित मीना KWH, सर मैंने बता दिया, बिल्कुल हेमराज जी बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जिसने भी बताया हो, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक ऋषिकेश अर्घ नहीं होता। अपने एक ऐसे मत किया करो कि हमेशा विजय मीना, बहुत लोग सही दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप जैसे नहीं, KWH होता है, बताया था आपको, ध्यान हो तो मैंने ऊर्जा पढ़ाई थी, विद्युत ऊर्जा KWH,
ठीक है ना? तो ये ध्यान रखो, इसको दिमाग में रख लेना इस बात को। अब मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूं बोर्ड पर, अपने हिसाब से सेट कर लेना। सबसे छोटा व्यवहारिक मात्रा कार्य का पूछे या ऊर्जा का पूछे, दोनों स्थिति में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, क्योंकि दोनों की मात्रा। अब मेरी बात को सुनना, एग्जाम के लिए मैं आपको दो तरह के सवाल बताता हूं। दो तो ये तरीके सवाल हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं ऊर्जा के अंदर से। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यदि किसी वस्तु के वेग को, मैं शॉर्ट में लिख दूं, यदि किसी वस्तु के वेग को, किसको, वेग को दुगना कर दिया जाए। अरे क्या कर दिया जाए? दुगना। तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी? समझ लो, यदि किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी? आंसर दो भाई, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी? जल्दी बताओ। बहुत पूछे जाएंगे ऐसे सवाल रेलवे में ऊर्जा वाले, ध्यान रखना। वेग को दुगना कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा कितने गुना होगी? ज्ञानदास मीना गलत, 4 गुनी सर। ठीक है, गगन भी 4, विजय ओम शंकर 4, रोहित 4, नरेश 4, संदीप मीना 2। संदीप जी दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। इसके बाद बेरोजगार प्राणी भी 4, राकेश भी 4। ठीक है, चलो समझ में आ गया। मैंने अब देखो तुमसे एग्जाम में पूछा, मैं बार बार तुमको तरीका बताते जा रहा हूं, उसके बाद भी गलती करो। तुमसे मैंने कहा वेग को दुगना कर रहा है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। एग्जाम में तुम तो पता नहीं, पहले ये देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है, k डॉट ई बराबर 1/2 mv²। अरे होती है क्या? होती है। अब सोचो वेग पर निर्भर कर, ये पहले देख लिया करो, जरूरी नहीं है वो चीज वेग पर निर्भर करे कि नहीं करे, ये तो देख लो। जो चीज पूछ रहा है किसी के बारे में पूछ रहा है, कभी कभी हाँ पता चला हाँ वेग पर तो निर्भर कर रही है, क्या कर रहा है? दुगना। तो देखो 1/2 m दिख रहा है, v को दुगना कर दिया, लिख दिया आपने भी, 2b का क्या कर दिया? स्क्वायर। मैंने कहा ऐसे सवालों में हमेशा याद रखो 2 का स्क्वायर 4, 4 को आगे लिख लो 1/2 mv², क्योंकि तुमसे सवाल करा थोड़ी रहा है, तुमसे गुना पूछ रहा है। आपको पता है 1/2 mv² क्या थी? गतिज ऊर्जा। कितना गुना हो गया? 4। तो कितनी गुना हो गई? 4। क्या पता चला तुमको? ये पता चल गया यहाँ पर अगर वेग जितना गुना करेगा उसका वर्ग कर दोगे, हमको गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तुमसे कहे किसी वस्तु के वेग को तिगुना कर दिया जाए तो बताओ गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 3 का स्क्वायर देख के 9 हो जाएगी। अब सवाल एग्जाम में इतना नहीं करना होता कि आप ऐसे करके देखो, इतनी गणना हमको पता होनी चाहिए। वेग तिगुना करेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, इधर 9 रख देंगे, 9 गुना होगी। किसी वस्तु के वेग को 4 गुना कर दिया, 4 का वर्ग करेंगे 16 इधर हो जाएगी। किसी वस्तु के वेग को आधा कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा कितनी गुना होगी? आधा। आधा बोलो, आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आंसर दो। वेग को आधा कर दिया जाए, वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना होगी? जल्दी आंसर दो। 9 वगैरह सब कुछ हो गया। तो अब मुझे आधा बताओ, अगर वेग आधा कर दिया जाए गतिज ऊर्जा कितनी गुना होगी? वेग को आधा कर दिया जाए गतिज ऊर्जा कितनी होगी? रविंद्र 2, इंद्रपाल 1/4, शंकर लाल 2, मिट्टू 1/4, विष्णु, रोहित। ये मिट्टू भी बिल्कुल सही है, मिट्टू सही चल रहा है दिशा में। ठीक है, दिनेश, राम बाबू, अभिषेक राज, समझ में आ रहा है ना? अरे अब तो मत करो गलती दोस्तों, आधा कर रहा है, इसके बाद भी गलती करोगे तो क्या? अगर ये आधा किया तो इसका वर्ग करोगे तो 1/4 होगा, 1/4 इधर लिख दो तो कितना होगी? 1/4। अगर इसको वेग को 2/3 गुना कर दिया जाता है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9 को लाके इधर रख देते। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन एग्जाम में तुम ऐसे मत करना, 2 दूनी 4, ये काटा पीटी मत कर देना। समझ में आया? गुना वाला क्वेश्चन पूछे, समझ में आ रहा है आपको? चलो ठीक है, एक सवाल और बताता हूं तरीका एग्जाम में। अगर पूछा जाए किसी वस्तु के संवेग को दुगना कर दिया जाए, किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए, संवेग क्या कर दिया? दुगना, ऐसे लिख दो है ना। किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया मेरे दोस्त, बताओ गतिज ऊर्जा k डॉट ई कितनी होगी? कितने गुना होगी? आंसर दो, जल्दी दो। संवेग दुगना कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा कितनी होगी? दुगना नहीं करूं, एक काम करो, रुक जाओ तुम यार, दुगना छोड़ो, अब की बार मैं तिगुना कर दूं। तिगुना कर दिया, अब मुझे बताओ गतिज ऊर्जा कितनी गुना होगी? तिगुना कर दिया, चलो दुगना नहीं, तिगुना बोल रहा हूं, तिगुना कर रहा हूं, बोलो। तिगुना कर दिया, चलो दुगने का बताया, क्या बताया? चलो हाँ ज्ञानदास 9, तिगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? बताओ जल्दी। 1/2 कहां से आ रहे हैं बीच में? हाँ राम बाबू 27 आ रहा है, चेतन प्रकाश का, विकास 4 टाइम्स आ रहा है किसी का, भरत लाल का 9 गुना आ रहा है, √3 भी आ रहा है किसी का। ठीक है, चलो आ जाओ, कौन कौन कैसे कैसे दिमाग लगा रहा है? k डॉट ई बराबर क्या संबंध है संवेग से? p²/2m होता है। चलो तुमको इसको तिगुना किया है तो आपको बताया क्या संबंध निकला? तुम्हारा संबंध निकला k डॉट ई समानुपाती p² के हो गया ना यार। अगर ये वर्ग कर दो तो तिगुना कर दिया, 3 का वर्ग क्या होगा? 9। अभी भी यार एक भी गलत करता है ना क्लास में तो मजा नहीं आता है, मतलब समझो आप बात को, मैं ये चाहता नहीं हूं। क्लियर है भाई बात? तो ये बात हमेशा याद रखो, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मैंने क्वेश्चन रख भी दिए तो आपको, तो जिससे आपको ध्यान रहे कि कभी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो आप बता देना कि ये तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक बात मेरे दोस्त ये भी याद रख लेना, आपसे कभी कभी गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, उदाहरण क्या है? तो मैंने आपको कहा दिमाग लगाना ही नहीं, कभी रटे नहीं जाते उदाहरण। आप तो ये बात याद रखो, अगर कोई वस्तु गति करती हुई दिखे तो आप कहोगे इसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। अरे क्या क्या बोलोगे आप? चलती हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी, बताओ आप पूछोगे कौन सी ऊर्जा होती है तो आप बता दोगे गतिज ऊर्जा। बंदूक से छोड़ी गई गोली, 1-2 बता रहा हूं, 2-4 बता दूं बस, आप तो समझो कोई रटने नहीं है, यही 4 रटो। आपको कोई गति, बंदूक से छोड़ी गई गोली मतलब गति कर रही है, छोड़ी गई गोली, बताओ गति कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। चलो ठीक है, बंदूक से छोड़ी गई गोली बोले, धनुष से छोड़ा गया तीर बोले, बात समझ में आ रही है? गतिज ऊर्जा। अगली बात, बरसात का गिरता हुआ पानी गिर रहा है नीचे, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा।
ठीक है, बहती हुई हवा, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। कोई भी हो दोस्तों, अपने आप देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा कि आपसे क्या कर रहा है। अगर आप तसल्ली से उस बात को सोचने लगोगे तो अपने आप उसका आंसर देने लग जाओगे। अब ये डिपेंड करता है तो चीज को आप कैसे समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो तो ये बात आप उदाहरण की याद रख लेना। ठीक है, तुमको चलो एक सवाल और कराऊं क्या? चलो एक सुनो, एक सवाल ऐसा भी लिखता हूं, चलो मुझे बताना। लो, 1 किलोग्राम की वस्तु की 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है। 1 जूल है तो वेग ज्ञात करो। वेग ज्ञात करो, निकालो दोस्तों, कितने लोग सही करते हो? चलो जल्दी दो आंसर मुझे। अब भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। √2 सबके सही आ रहे हैं ना? ठा गए क्या? बिल्कुल, देख लो इधर आ जाओ। आंसर हमको द्रव्यमान दे रखा है कितना? 1 किलोग्राम। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं ना, बहुत बार एक ऐसे, ध्यान रखना सवाल हमेशा सीधा आता है दोस्तों। सवाल ऐसा कोई नहीं आएगा एग्जाम में जिसमें तुमको 5 मिनट 10 मिनट दिमाग लगा, नहीं, तुरंत होगा 1 सेकंड के अंदर। कभी नहीं आएगा साइंस में ऐसा कोई सवाल। बस वो तो क्या आपको पूछना चाह रहा है, कुछ आता है, क्या पूछ रहा है? वेग पूछ रहा है। पहले तो इन तीनों में संबंध क्या है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, k.E बराबर 1/2 mv²। क्लियर? सही बात है क्या? यही रहेगा। आपको क्या निकालना है? आपको ये दे रखा है एक, कौन? गतिज ऊर्जा। 1/2 दे रखा है क्या? ये पहले से ही द्रव्यमान कितना दे रखा है? 1। आपको क्या निकालना है? v² निकालना है। क्लियर? ये इधर चले जाएगा तो v² बराबर क्या होगा? 2। इधर चला जाएगा, ये तो सब एक एक है, तो v बराबर क्या रहेगा? √2 होगा। क्लियर? बराबर मेरे साथ 1.41 होगा। चलो, वेग है तो क्या लिखोगे? मीटर प्रति सेकंड लिखोगे। बताओ, कोई सवाल गलत करोगे क्या? नहीं, इससे ज्यादा क्या सवाल करोगे यार, क्योंकि सर वो कराओ। चलो एक और बता देता हूं। मुझे बताओ, एक कार है, एक क्या है? कार, 72 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। चाल या वेग, चाल से चल रही है, तो उसमें बैठे 50 किलोग्राम के लड़के की गतिज ऊर्जा होगी। आंसर दो मुझे, चलो जल्दी बोलो, क्या होगा? छा गए ना? ज्ञानदास मीना प्रैक्टिस सेट का अलग से एक बैच लाऊंगा, जब आपको सब तरह की प्रैक्टिस करवा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, निकालने लग जाओ आप। मैं भी देखता हूं, देखो आप निकाल के देखो कितने लोगों का सही आएगा। हाँ, क्या दे रखा है आपको? चाल से, मतलब आपको v दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, बात हमेशा याद रख लो। द्रव्यमान, उसमें बैठे लड़के का द्रव्यमान m दे रखा है क्या? 50 किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं है, आपको निकालनी है गतिज ऊर्जा। निकाल दोगे भाई, लेकिन ये 72 किलोमीटर प्रति आवर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में तो बदलोगे, इंटू 5/18 कर देना। आप सबको पता है, बिल्कुल पता होगा। अरे सही बात है, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो ऊपर 1000 करता है, इसको आवर को बदलोगे तो क्या कर दोगे? 36, 5 बटे क्या आएगा? 18। 18 चौकू क्या 72, मतलब कितना आंसर आ जाएगा? ये 20 मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। अब करो सवाल, आपसे क्या पूछिए? गतिज ऊर्जा। क्या करोगे? 1/2 mv²। ठीक है, बहुत लोग तो बदलते ही नहीं है, ये गलती कर जाते हैं। एक आंसर ऐसा होगा जो आपने नहीं बदला होगा, वैसा आएगा। ठीक है, क्या आ गया? 1/2 इंटू m कितना दे रखा है? 50 इंटू v कितना दे रखा है? 20², मतलब 20 इंटू 20, 20² है ना? ये कट गया कितनी बार? 10 बार। 5 दूनी क्या आ गया? 10 आ गया। सही दिख रहा हूं क्या? चलो बताओ कितने लोग सही कर रहे हैं? ध्रुव वैष्णव 10,000 जूल। कुछ लोग बदलेंगे ही नहीं,
नहीं बदला है। देखो कुछ लोगों ने यहां पर अभी भी जो अभी भी गलती करके आ रहे हैं, बियर मीना, इतने अंतर नहीं आने चाहिए लोगों के कमेंट्स में कि 4 तरह के आंसर मिले। 500 जूल ठीक है, एक अलग लिख रहा है अपने हिसाब से, एक का 36,000 आ रहा है पता नहीं कहां से। भाई उसके साथ गति तो कर रहा है ना, ठीक है। अब देख लो, ये मैंने कई तरह के सवाल बता दिए हैं, लेकिन अब मेरी बात को सुनो। बात आती है ये, और वो क्या है अगला चीज, एक ऊर्जा आती है, ये भी समझ लो ये क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। क्या बोलते हो दोस्तों, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या मतलब है दोस्तों, बात को सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कभी कभी आप इसको समझते ही नहीं पाते हो कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। मेरी बात को सुनना, किसी वस्तु की विशेष अवस्था स्थिति में परिवर्तन के कारण, मेरी बात को सुनना, मैंने क्या बोला, किसी वस्तु की विशेष अवस्था स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हो, तो आप कहोगे उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इसका मतलब क्या होता है, बात को समझो। ये पेन है, ये जमीन में पड़ा है, इसमें कोई ऊर्जा है क्या, आप कहोगे नहीं है सर। इसी पेन को उठा के मैंने यहां पकड़ दिया, अब ऊर्जा है क्या, आप कहोगे है। क्यों, जैसे इस पेन में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल छोड़ता हूं, पेन कहां गिरता है, नीचे, क्योंकि नीचे की ओर कौन सा लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसमें कोई ऊर्जा आएगी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब किसी वस्तु की विशेष अवस्था स्थिति में परिवर्तन के कारण, जैसे सुनो, कोई धनुष है, धनुष और तीर पड़े हुए हैं, उसमें कोई ऊर्जा है, आप कहोगे नहीं सर। लेकिन उस धनुष के ऊपर मैं तीर लगा के उसको खींच के यहां पकड़ लूं, स्थिर तो पहले भी था, स्थिर तो अभी भी है, लेकिन इसमें ऊर्जा है क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा, केवल इसको छोड़ता हूं, तीर किधर जाता है, आगे जाता है, ठीक है। चाबी भरने वाली पहले गाड़ी आती थी, ठीक है। उसमें क्या करते थे, आपने चाबी नहीं भर रखी, वो गाड़ी खड़ी है, कोई ऊर्जा है क्या, आप कहोगे नहीं। आपने चाबी भर दी उस गाड़ी में, हाथ से पकड़ लिया, अब ऊर्जा है क्या, स्थिर तो पहले थी, स्थिर अभी भी है, लेकिन क्या ऊर्जा है, क्योंकि मैं केवल हाथ को हटाता हूं, गाड़ी किधर जाती है, आगे की ओर। बस यही तो बात है दोस्तों। इसलिए कोई भी ऑप्शन में आए ना, आप ये देख लिया करो कि इनमें कौन सी में ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा हो सकती है। तो मैंने क्या बोला दोस्तों, मैंने ये कहा किसी वस्तु की विशेष अवस्था परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब आती है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, लेकिन अब मेरी बात को सुनो। ये पेन था, मैंने कहा इस पेन का कोई ना कोई द्रव्यमान है, तो सुन लो, ये कोई m द्रव्यमान का पिंड है, इसको मैं h ऊंचाई तक उठाता हूं। अरे कोई भी चीज लोगे आप, कोई गेंद ले लेना, कोई पेन, कोई भी चीज लोगे, आपको पृथ्वी से h ऊंचाई तक उठाते हो, यहां तक उठाते हो, और आपसे पूछी जाए इस जगह पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहोगे स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला P डॉट E बराबर mgh। मतलब इस पेन का m क्या है, तो आप कहोगे सर m द्रव्यमान है, मास पता होना चाहिए। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण फिक्स होता है, मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और h क्या है, तो आप कहोगे सर हाइट होती है, ऊंचाई होती है, और आपको ये तीनों चीज पता होती है, तो आप इस जगह पर कोई भी चीज हो तो आप उसकी क्या बता सकते हो, स्थितिज ऊर्जा बता सकते हो, ठीक है। तो बात को समझना कि किसी भी वस्तु की विशेष अवस्था स्थिति में परिवर्तन के कारण, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। द्रव्यमान दे दे, जी दे दे, एस दे दे, तो आप किसी चीज की स्थिति ऊर्जा निकाल सकते हो। तो कभी कभी आप यही गलती करते हो, ये फॉर्मूला ये कार्य में भी था। अगर मुझसे पूछा जाए जब एच 5 किलोग्राम के द्रव्यमान की वस्तु को आप ऊपर सवाल कराया था, तो उस समय जो कार्य था वो किसके रूप में था, ऊर्जा के रूप में था, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। बात को समझ में आया। तो कभी कभी ये भी कंफ्यूज मत हुआ करो, कार्य ऊर्जा देखो एक संबंध ये भी होता है, ये बात हमेशा भी याद रख लेना कि कार्य ऊर्जा प्रमेय से ये बात हमेशा दिमाग में रख लेना कि W बराबर डेल्टा के डॉट ई के भी होता है, कार्य गतिज ऊर्जा या ऊर्जा के बराबर होता है, क्लियर है। और वैसे ये W बराबर गतिज ऊर्जा कैसे, डेल्टा के ई का मतलब क्या है, फाइनल गतिज ऊर्जा में से, फाइनल मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा में से अगर आप प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा देते हो तो वो निकल जाएगी, इनिशियल, क्लियर। तो कभी कभी आपको गतिज ऊर्जा फाइनल दे रखी है और अंतिम दे रखी है, आपसे पूछे कार्य कितना होगा तो निकाल देना, आप सोचोगे गतिज ऊर्जा से कार्य कैसे निकलेगा, ऐसे निकाल देना। कभी कभी क्या देगा, आपसे कहेगा इस वस्तु, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, इसका वेग इतना है, वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताओ कार्य निकालो, कार्य क्या होगा। आप दिमाग घबरा गए, आपने सोचा यार ये कैसे निकलेगा, ये तो ऊर्जा है कार्य, तो समझ लेना कार्य ऊर्जा आपके प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा कार्य, तो यहां W बराबर भी आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 mv²। कब, जब ऐसी स्थिति दे रखी हो, ठीक है, क्योंकि वहां कार्य ऊर्जा और ऊर्जा कार्य में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत काम की बात बता रहा हूं दोस्तों, बहुत बार दिक्कत आती है इसमें, बहुत बार आप गलती करते हो, ये बात आप क्लियर बात याद रख लेना, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखा करो, कभी आपसे इस तरीके के घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, ये पेन है,
इस स्थिति में ऊपर ले जा रहा हूं, किसमें कमी हो रही है? जब मैं इस पेन को ऊपर ले जाता हूं तो गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर ले जा रहा हूं गतिज ऊर्जा में कमी, और इस जगह पर जैसे ही रुका, एक जगह जाके मैं पेन को ऊपर फेंक दूं, एक जगह जाके तो रुकेगा तो जरूर ना, तो जहां रुकेगा, जैसे ये पृथ्वी की सतह, मैंने किसी पिंड को ऊपर फेंका तो ऊपर जाती समय के डॉट ई की बात करूं, इसमें तो क्या आ रही है? कमी, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रही है? वृद्धि। क्लियर? और जैसे ही मैं इसको नीचे गिरता हूं तो उस स्थिति में के डॉट गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाती है? आप कहोगे कमी हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमेशा ऐसा क्वेश्चन करो। तो बात समझ लेना, कभी कभी इस तरीके के भी आ जाते हैं, तो ये बात याद रख लेना, कभी भी एग्जाम में आए आपको इसके बारे में इतना तो पता होना चाहिए। तो आज मैंने बहुत डिटेल से कार्य की बताया, ऊर्जा बताया। एक बात और याद रख लो, कोई तुमसे पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिक एनर्जी क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा के बारे में एक बात याद रख लेना कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो कभी भी पूछा जाए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो हमेशा याद रखना इस बात को, आपसे कभी पूछा जाए। और ऊर्जा कन्वर्ट तो मैंने करने का आपको तरीका पहले ही कह दिया था कि बल्ब में कौन सी होती है, कहीं भी क्या होती है, तो याद आप रखोगे। एक बात और बता दूं, मैं कुछ स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण भी बता दूं। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण बहुत पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, याद रखना दोस्तों। जहां मैं आपको चला के लिखवा रहा हूं, एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं जो स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण, और कोई नई चीज आपको पता हो तो आप भी नोट करके लिख लेना, ठीक है ना? उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आप सोचो, पहला स्थितिज ऊर्जा का, बांध पर इकट्ठा पानी, बताओ कौन सी ऊर्जा होगी? बांध पर इकट्ठा पानी। अंतर है दोस्तों, मैं सही लिख रहा हूं, देख लेना, इकट्ठा पानी, बात को समझ लेना। स्टोक, हाँ बांध पर बोला, अब अंतर है दोस्तों। अगर जमीन पर पड़ा हुआ पानी होता तो मैं स्थितिज ऊर्जा कहता नहीं, लेकिन अंतर है भाई। अगर कोई बांध पर इकट्ठा पानी है तो आपको एक बात समझना, बांध ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, और अगर कहीं उस दीवार में छेद हो गया, कोई दिक्कत हो गई, छेद हो गया, तो पानी अपने आप ही कितना आएगा? नीचे। मतलब उस समय उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। मैंने कहा दूसरा, खिंचा हुआ धनुष। खिंचा हुआ धनुष, कभी भी पूछा जाए कि खिंचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आप बोलोगे गतिज ऊर्जा। अरे क्लियर है भाई बात? हमेशा याद रखो। दबी हुई स्प्रिंग, दबी हुई क्या? स्प्रिंग। आपसे पूछा जाए कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। आप देख लो, दबा रखी आपने, आप उसको छोड़ ही थे तो वो तो आगे बढ़ेगी, इसका मतलब ऊर्जा कौन सी है? तो आप कहोगे गतिज ऊर्जा। तो इतना आप मेरे दोस्त ये बात एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखना। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आपको दिमाग में रखना ही रखना है मेरे भाई, एग्जाम के लिए याद रख लेना। क्लियर है? ये लो, चलो ये मैंने कुछ बातें बता दी, एक और बताता हूं। चलो एक बात आपसे कभी ये पूछ लिया जाए, स्प्रिंग की स्थित ऊर्जा, स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्या याद रखना है आपको? मैं आपको दो बातें बता रहा हूं, इसको भी याद रखना एग्जाम के लिए। कोई ज्यादा कभी नहीं पूछ सकता इस में, क्योंकि ये 11th क्लास के अंदर आता है। स्प्रिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों? ये कोई सतह है, कोई दीवार है, इससे ये कोई स्प्रिंग जुड़ी हुई है। क्लियर? और ये कोई एम द्रव्यमान का इस पर पिंड लगा हुआ है। क्लियर? आप अगर इस पिंड को इधर खींचते हो, इधर की सोच, ये आपके द्वारा इस पिंड पर लगाया बल है, ठीक है? ये मान लो ये FA है, ठीक है? ये पिंड बल, मगर अभी आप इस स्थिति में लगा ही नहीं रहे, तो इसको तो अभी रहने दो। क्लियर है? ये तो मैं सामान्य स्थिति में रखी हुई, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पिंड द्रव्यमान की है। अब क्या करते हो दोस्तों, अगर इस स्प्रिंग को आप इस तरीके से, ये तो इसकी देखो, इधर देख लो, ऐसे देख लो, ये तो इसकी प्रारंभिक स्थिति थी। अब आपने क्या किया दोस्तों, इस स्प्रिंग को खींचा और खींचकर ये पिंड यहां पहुंचा दिया इस स्थिति में, और इस स्थिति में एम द्रव्यमान का पहुंचा पिंड। तब इस पर देखो ये हुआ, क्या हुआ? एक बल तो आप खिंचाव बल लग रहा है आपके द्वारा, इधर लिया इसको, ठीक है? वो हो गया FA। कितना विस्थापित हुई? ये समझ लो, ये X विस्थापित हो गई, अपनी जगह से X हट गई। लेकिन इस पर स्प्रिंग के द्वारा भी पीछे की ओर बल लग रहा होगा, प्रत्यानयन बल, ये हो गया B, FB। क्या हो गया? तो हमेशा याद रखना, ये प्रत्यानयन बल है ना, ये इसके विस्थापन के कितना हुआ? X विस्थापन हुआ, इसके समानुपाती होता है। तो कभी भी पूछा जाए स्प्रिंग के अंदर प्रत्यानयन बल और विस्थापन में क्या संबंध है, तो आप एक फॉर्मूला याद रखोगे हमेशा, F बराबर स्प्रिंग के अंदर माइनस KX होता है। याद रख लेना, कभी डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं मेरे दोस्त, जो बोलता हूं ना उसको हमेशा याद रखना। क्लियर? तो आप हमेशा याद रखना, F बराबर माइनस KX के होता है, KX के होता है, KX के होता है। क्लियर? ये तो प्रत्यानयन बल और विस्थापन में कब संबंध है? ये संबंध है जब साम्य अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? साम्य। इस स्थिति में अब इसका मतलब है कि आप जितना विस्थापन करते जाओगे, आप स्प्रिंग को इधर खींच रहे हो तो इधर वाला बल भी तो बढ़ता जाएगा। मैं इधर वाले बल की बात कर रहा हूं, प्रत्यानयन बल। आप खींच रहे हो, जितना विस्थापन करोगे तो स्प्रिंग भी पीछे की ओर उतनी ज्यादा देती, तो प्रत्यानयन बल उधर की लगाएगी। विपरीत दिशा में लग रही है, इसलिए क्या चिन्ह आ गया? माइनस का चिन्ह आया। अरे मेरे दोस्त, किसका चिन्ह आया? ठीक है ना? तो याद रख लेना, यहां K क्या है, तो आप बोलोगे K क्या है? अरे यार रुक जाओ, मैं सही लिख दूं इसको, एक सेकेंड, एक काम करूं, इधर लिख दूं। F बराबर आप तो याद रखोगे स्प्रिंग बल, प्रत्यानयन बल, KX होता है। ठीक है? किसी को नहीं पता हो तो F याद रख लेना। F क्या है? यहां पर मैं लिख दूं प्रत्यानयन बल। मैं उतनी बता रहा हूं जितनी काम चल जाए तुम्हारा एग्जाम में, जिससे कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाए। और X क्या है? तो विस्थापन है, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है? ठीक है? यहां K क्या है? तो आप बोलोगे K है स्प्रिंग का नियतांक, होगा स्प्रिंग नियतांक है। इसके बारे में याद रख लेना, अगर K का मान क्या है? अधिक है,
तो समझ लेना जो स्प्रिंग है ना, क्या है स्प्रिंग, ये दृढ़ होगी, दृढ़ मतलब कठोर होगी, हार्ड। और अगर तुमको पता चल जाए के का मान कम है, के का मान क्या है कम, तो समझ लेना जो स्प्रिंग होगी ना, क्या होगी स्प्रिंग, वो मुलायम होगी। तो कभी डायरेक्ट हिंदी में इस तरीके पूछेगा, कोई सवाल वाले आपसे इतना पूछेगा, अगर कभी स्प्रिंग नियतांक का मान अधिक होता है तो बताओ वो स्प्रिंग कैसी होती है, दृढ़, और कम होता है तो क्या होती है, मुलायम। और कभी भी पूछा जाए स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, देखो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कभी भी पूछा जाए, ये बहुत बार कंफ्यूज करता है, स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, निकाली जाती है, निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप नहीं बैठेगा, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखना U बराबर 1/2 kx²। ये याद रखना, यहां x विस्थापन है, ये नियतांक है, तो ये स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा होती है। होती क्या है, आपके द्वारा जो खिंचाव बल, आपके द्वारा इस पिंड पर जब बल लगा, इधर की साइड एक बल लग रहा है, ये बल लगा तो क्या हुआ, आपके द्वारा इस स्प्रिंग पर जो किया गया कार्य भी होगा ना, वो भी W बराबर 1/2 kx² होने के द्वारा, तो जब स्प्रिंग भी बल लगाएगी वो भी कार्य करेगी, वो W बराबर -1/2 kx² होता है। लेकिन आपके द्वारा किया गया कार्य आप इस जगह खींच के पकड़ रहे हो, तो इस जगह जो कार्य है ना वो किस में बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि इस समय ये ऊर्जा आप छोड़ते हो तो इधर जाती है, तो यही क्या हो गया 1/2 k² हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, आप तो इतना सा याद रख लेना, कभी भी तुमसे पूछे, डायरेक्ट पूछेगा स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो U बराबर 1/2 k²। अगर पूछा जाए स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल और विस्थापन में संबंध F बराबर -kx होता है, kx होता है, kx होता है। बहुत अच्छी चीजें बताई हैं दोस्तों मैंने आज आपको, कम से कम आज वो चीज बताई है जिसको आप कम पढ़ पाते हो, कम जानते हो। देखो एक बात सुनो, कुछ समझ में, एक सेकंड लो इधर आ जाओ, मैं एक बार समझा दूं, कुछ नहीं किया है मैंने दोस्तों। ये m द्रव्यमान का पिंड स्प्रिंग से लगा हुआ है, समझ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने जब इधर की ओर खींचा तो आपको पता है एक मैंने लिख दिया F, ये तो मेरे द्वारा इस पर खिंचाव बल लग रहा है, और ये कौन सा लग रहा है, स्प्रिंग भी तो इसको अपनी तरफ खींचने करेगी, वो होगी F भी, इसको बोले बुलाए ये वाला बल प्रत्यानयन बल, और ये विस्थापन होगी। मैं कह रहा हूं मैं जितना इसको खींचूंगा, विस्थापित करूंगा इस स्प्रिंग को, क्या प्रत्यानयन बल उतना ही ज्यादा नहीं लगेगा, स्प्रिंग भी अपना उतना ही जल, तो मैंने कहा इस बल में और विस्थापन में क्या संबंध है, तो F बराबर -kx के होता है। क्यों, क्योंकि ये जब आएगा ये एक्चुअल में F समानुपाती x के होता है, इसका मतलब ये बढ़ेगा स्प्रिंग बल तो विस्थापन भी बढ़ता हुआ, जब विस्थापन बढ़ेगा तो बल भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस समानुपाती को बराबर में बदला तो माइनस क्या आ गया, kx, के का मान, ये संबंध है, के का मान अधिक तो स्प्रिंग दृढ़ और कम तो मुलायम। अब आया आप कहोगे ये क्या है दोस्तों, एक प्रमेय होती है, 2-3 तरह की फॉर्मूले उसको बना के, तो ये नहीं बता सकता, तुम सोचो, मैंने आपको बताया भी था एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप स्प्रिंग, ये लो, ये कोई स्प्रिंग है, जब आप स्प्रिंग को, ये कोई चीज उस पर रखी हुई है, लटका हुआ पिंड है कोई, और अगर इस स्प्रिंग को खींचोगे तो इस स्प्रिंग को खींचोगे तो ये विस्थापित होगी, जैसे x विस्थापित होगी, तो इस समय इसके द्वारा कार्य क्या होगा, W बराबर 1/2 kx² होगा। अरे क्या होगा, W 1/2 kx² होगा इस समय। इसलिए याद रखना, अब क्या हुआ, ये स्प्रिंग पर किया गया कार्य, इस पर किया गया कार्य था पिंड पर, अब आपने पता इसको खींचकर यहां पकड़ लिया, तो इस समय आप इसको छोड़ते तो किधर जाएगा, आगे की ओर अपने आप, तो इस समय जब आपने इसको पकड़ रखा है, इस समय ये कार्य ही किसमें बदल जाएगा, स्थिति ऊर्जा में। इसलिए मैंने सिंपल वे में आपसे कहा, आप तो रट लेना, कभी पूछे कि स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, U बराबर 1/2। नहीं पेपर से डरो मत, देखो सुनो क्या करते हो आपने कहा बहुत चीजें बोली थी यार, ये कैसे, कुछ भी मत रखो, आप तो याद रखो, कभी पूछा जाए कि स्प्रिंग के अंदर एक फॉर्मूला कोई पूछे ना F से संबंधित, तो ये याद रखना F बराबर -kx, और आपसे पूछे स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा कितनी है, तो U बराबर 1/2 kx। देखो दोस्तों डरने की बात नहीं है, अब आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अब तो डरने का कोई मतलब नहीं, तो जो स्थिति है जो है, आपको पढ़ना है, एग्जाम देना है, जो अपन कोशिश कर रहे हैं हो जाए, ठीक है, क्योंकि अब टाइम इतना अपने पास बचा नहीं है। लेकिन आपको मैं कोई ऐसे, आप उठा के अपने पेपर, मैंने फिर बोला उठा के देखो पेपर, अब आपको कोई पढ़ाता नहीं, आप पढ़ते नहीं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, आपने मेहनत नहीं की सर, हम आज के स्टूडेंट, ये गलत बात है दोस्तों, आपको उतना पढ़ना चाहिए कि जितना आपका काम चल जाए। लेकिन अभी भी ये बात है, अभी भी तुम एक काम करोगे कि जो तुमको आता है ना वो गलत नहीं होना चाहिए, मेरी बात को बहुत, तुम अभी भी क्या करो, सॉरी न्यूमेरिकल, अरे आ गया छोड़ देना, नहीं आया समझ में तो क्या दिक्कत आ रही है। दोस्तों एक बात बता दूं, अभी तुमको लेके देख रहे हो, तुम ऐसे मत देखो, एक बात सुनो, जो चीज तुम्हारे लिए टफ है ना वो समझ लो सबके लिए टफ है। अगर कोई अच्छा सा न्यूमेरिकल आएगा, मैं अभी भी कह रहा हूं, तुम कितने भी पढ़ के, मुझे पता है मार्केट, आपको पता है, मुझे, मैं टीचर हूं, तो मुझे पता है मार्केट में क्या चल रहा है। आप देख लो, इतना कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो 90% वो लड़का करके भी नहीं आना, और एक बार में, और साइंस ऐसी है नहीं, लोग 10-10 साल से पढ़ रहे हैं, सोचो साइंस में ऐसा तो है नहीं कि जैसे 10 साल से पढ़ रहे हैं, एक लड़के की तो साइंस बहुत अच्छी, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रहा है, तो अभी एक जैसी साइंस है सबकी, ठीक है। आज से 5 साल बाद अगर मुझसे पूछा जाओगे, जैसे मैथ है, तो मैथ काफी सालों से लोग अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, और साइंस पे तो लोग ध्यान नहीं देते, तो उनमें से आपको आज भी ऐसा मिल सकता है कि मैथ में आप कर सकते हो, बहुत लोगों की बहुत अच्छी हो कम। अब साइंस आज से 5 साल बाद इस तरीके से रेलवे में चलती रहा मामला, तो 5 साल बाद आप साइंस में भी लोगों की छटनी हो जाएगी, कुछ लोग अच्छे पढ़ने वाले होंगे, कुछ कम होंगे, लेकिन अभी साइंस का सबका लेवल एक जैसा है। तो ये मत सोचो टफ आ गया, नहीं, तुम ये सोचो कि जितना मैं बता रहा हूं उसके बाद उतना लेवल जो तुमको बता दिया है, ये तुम सही करके आ जाओ बस। अगर ये काम करके आ गए ना दोस्तों, देखो एक 2 तरह का पेपर होता है, अगर सीधा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम करते चले जाएंगे, सीधा भी इतना सीधा नहीं आएगा कि इनमें जो और एग्जाम, दिल्ली पुलिस या और छोटी मोटी एग्जाम आता है, नहीं, तुम्हारा लेवल ऐसा आएगा सीधा कि जो
तुम्हारे लिए सीधा लगेगा बस ये बात, क्योंकि मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, अगर मैंने तुमको पढ़ाया है और तुमने क्लास में मन लगा के सुना है ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं तुम याद भी नहीं करोगे ना तो तुम लोगों से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करके आओगे। इतना तो मैं 10 बार बात को बोलता हूं, जब पेपर पढ़ोगे ना तो पेपर ही तुमसे क्वेश्चंस बोलते जाएंगे, भाई कर मुझे, और भाई करे ही नहीं तो मेरी गारंटी नहीं है। आपको अपने, और यार बोला तो था ये आएगा इसका आंसर, आप इतनी बार बस फंस इस जगह गए तुम कि थोड़ा टाइम कम है, उस स्थिति में क्या है तुमको चीजें ज्यादा इकट्ठी हो गई एक साथ। अगर तुम कम से कम मुझसे 8 या 6 महीने पहले पढ़े होते और आपको 2-3 महीने का टाइम मिल जाता तो दोस्तों तुम इतने तरीके से तैयार होते, जिन लोगों को पहले पढ़ा दिया उन लोगों को फायदा होगा, तो लेकिन तुमको भी हो सकता है दोस्तों। पर अब ऐसी नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए कि ऐसा हो जाता नहीं। अब जो है हमने भी तो पहले पढ़ा है, हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अब हम सर को और भी जो चीज मिल गई तो साथ में पढ़ते। घबराना कभी किसी से चीज नहीं होता, बस ये है अगर तुम अच्छा करोगे, मेहनत करोगे तो मेरी बात हमेशा याद रखो, जीवन में कुछ अच्छा होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अपने आप को एनर्जेटिक रखा करो और चेहरे पे थोड़ी मुस्कान रखा करो। ऐसे नहीं अब एग्जाम आ गई क्या घबराना यार, मेहनत करो ना, अपने रिजल्ट की चिंता मत करो, क्या होगा पहले मेहनत पे चिंता करो, थोड़ा खुश रहा करो, अच्छे लगो। मुर्दों की तरह जीने से भी कोई फायदा नहीं, मस्त रहो। अब थोड़ा सा इतना सा है कि फालतू बातों को बंद करके केवल फोकस पढ़ाई पर हो, नहीं हो वो अलग बात है, चाहे हमारे तो 50 ही नंबर क्यों, लेकिन 50 तो आए, 40 तो आए, 70 तो आए, 80 तो सिलेक्शन भी रह जाए, 10 नंबर 15 वो अलग बात है। देखो मैं तो ये कहूंगा सबका हो जाए, मैं सबका थोड़ी होगा तो किसी लोगों का जो थोड़ा सा, लेकिन जितने आए उतने तो आए ना, हम सोच के चल रहे हैं उससे 10 ज्यादा तो आए हमारे, तो हमको आगे अपने आप कॉन्फिडेंस मिलेगा दोस्तों। आज नहीं तो कल लगेगी ये समझ लो, अगर मेहनत करते हो। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, कल की क्लास में फिर मैं और बातें बताता हूं आपको। ठीक है ना, धन्यवाद दोस्तों।